हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आसाम स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत का इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ इलेक्शन कमीशन का चैप्टर कुछ इस तरह है। तो इस इलेक्शन कमीशन को आज हम कुछ पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सा पॉइंट हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे इलेक्शन कमीशन का बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस, नेक्स्ट पावर्स एंड फंक्शंस, एंड लास्ट में इलेक्शन कमीशन का वोटिंग भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, स्ट्रक्चर। सिंस 1950 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज ए सिंगल मेंबर बॉडी विथ ओनली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब 1950 का समय था तब इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही बॉडी था जिसको सिंगल मेंबर बॉडी बोला जाता था। तो इसका नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नाउ एज पर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 द कमीशन वाज मेड ए मल्टी मेंबर बॉडी विथ 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर हु वर अपॉइंटेड टू द कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 अक्टूबर 1989। इसका मतलब 1989 में जब इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आया तब फर्स्ट टाइम मल्टी मेंबर का एक बॉडी बनाया। तो इसके साथ 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट किया 16 अक्टूबर 1989 में। इसके बाद ऑन 1 जनवरी 1990 द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर वर एबॉलिश अगेन। The election commission was once again made as a 3-member body on 1 October 1993। इसका मतलब 1 जनवरी 1990 में द इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फिर से एक बार 3 मेंबर का एक बॉडी बनाया जो कि 1 अक्टूबर 1993 में बनाया है। इसके बाद द कमीशन इज हेडक्वार्टर्ड एट निर्वाचन सदन इन न्यू दिल्ली। The election commission is headed by a chief election commissioner and consists of 2 other election commissioners। इसका मतलब इस इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली में था। इलेक्शन कमिश्नर का जो हेड था इसको बोला जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 2 इलेक्शन कमिश्नर को मिला के बनाता है। इसके बाद they are further assisted by directors general, principal secretaries and secretaries। The chief election commissioner does not have any overruling powers and any decision is taken by the opinion of the majority among the 3। इसका मतलब इसके बाद उन लोगों को और भी कैटेगरी पे असिस्ट किया गया है, जैसे कि डायरेक्टर्स जनरल, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास कोई ओवररूलिंग पावर्स नहीं है। इसके बाद कोई भी डिसीजन 3 मेजोरिटी के ओपिनियन से ही लिया जाता है। अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे एट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जिसको CEO भी बोला जाता है, हु लीड्स द इलेक्शन मशीनरी इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन कमीशन ने असिस्ट किया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। इसका शॉर्ट फॉर्म है CEO। उसका मेन काम है इलेक्शन मशीनरी को लीड्स करना स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पे। नेक्स्ट, एट द डिस्ट्रिक्ट एंड कंस्टिट्यूएंसी लेवल्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इन देयर कैपेसिटी एज डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स परफॉर्म इलेक्शन वर्क। इसका मतलब जब डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होता है तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इन लोगों को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में इलेक्शन में काम करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस। द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर is prescribed in the Chief Election Commissioner and other election commissioners Appointment Conditions of Service and Term of Office Act 2023। इसका मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उन लोगों का अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस 2023 एक्ट के दौरान किया गया है। इसके बाद एज पर द सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एन इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on the recommendations of a selection committee headed by the Prime Ministers of India and consisting of the leader of the opposition in Lok Sabha and a member of the Union Council of Ministers to be nominated by the Prime Minister। इसका मतलब सेक्शन 7 एक्ट के दौरान
इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है इंडिया का प्रेसिडेंट और इनको रिकमेंडेशन करता है सिलेक्शन कमेटी जिसका हेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कंसिस्टिंग लीडर जो अपोजिशन का पार्टी है इन लोकसभा, वो लोग भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है। एंड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नॉमिनेट किया गया है। इसके बाद द टर्म ऑफ द CEC कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 6 years from the date on which he or she assumes his office. However, the CEC retires from office if he or she attains the age of 65 years before the expire of the term. इसका मतलब जो CEC है, जिसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका मैक्सिमम जो टर्म होता है वो 6 years तक होता है। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटायर से पहले उनका एज 65 ईयर हो जाता है, तब भी वो सेवानिवृत्त हो जाता है। इसके बाद while the CEC can only be removed by office through the process of impeachment requiring 2/3 majority of the Lok Sabha and the Rajya Sabha to be present and voting for the same election commissioners can be removed by the president on the recommendation of the CEC. इसका मतलब जबकि CEC को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत की उपस्थिति और मतदान की आवश्यकता होती है, और चुनाव आयुक्तों को CEC की सिफारिश पर प्रेसिडेंट द्वारा हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस। The Election Commissions of India is a body constitutionally empowered to conduct free and fair elections to the National and the State Legislative Assembly, State Legislative Council and the offices of the President and the Vice President. इसका मतलब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो फ्री एंड फेयर के साथ नेशनल, स्टेट लेवल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके साथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को भी कराया जा सकता है। इसके बाद द इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर द पावर्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 324 of the constitutions and subsequently enacted representations of the people act. The state election commissions are responsible for conducting local body elections in the respective states. इसका मतलब द इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्य करता है। इसके बाद द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रेस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिंग द लोकल बॉडी इलेक्शन एंड द रेस्पेक्टिव स्टेट। नेक्स्ट देखेंगे द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स द डेट्स फॉर द फिलिंग ऑफ नॉमिनेशंस, वोटिंग, काउंटिंग एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। It issues a model code of conduct for political parties and candidates to ensure that the elections are conducted in a free and fair manners. इसका मतलब द इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है इलेक्शन का डेट्स, फिलिंग ऑफ नॉमिनेशंस, वोटिंग, काउंटिंग एंड यहाँ तक रिजल्ट्स भी अनाउंस करता है इलेक्शन कमीशन। और इसके साथ साथ ये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता, जिनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, वो जारी करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीकों से आयोजित किया जाए। इसके बाद द कोड ऑफ कंडक्ट was issued for the first time in 1971 for the 5th Lok Sabha elections and has revised it from time to time. It lays down guidelines for the conduct of political parties and candidates during an election period. इसका मतलब जो ये आचार संहिता है वो पहली बार 1971 में 5th लोकसभा इलेक्शन के दौरान जारी की गई थी और इसे समय समय पर संशोधित भी किया गया है, और ये चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश भी देता है। इसके बाद instance of violation of the code by various political parties and misuse of political machinery by the candidates are dealt according to the law. इसका मतलब various political parties जो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संहिता के उल्लंघन और उम्मीदवारों के द्वारा आधिकारिक मशीनरी के दुरुपयोग कानून को मिसयूज के मामलों से कानून के अनुसार निपटा जाता है। गाइस, अगर आप अभी तक इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए।
A law for the registration process for political parties was enacted in 1981. The registration ensures that the political parties are recognized as national, state, and regional parties. The Election Commission has the right to allot symbols to the political parties depending on the status. The same symbol cannot be allocated the two political parties, even if they do not contest in the region. ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका पहली बार रजिस्ट्रेशन हुआ था इनेक्टेड इन 1989 पे। इसके बाद द रजिस्ट्रेशन इंश्योर्स करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल, स्टेट एंड रीजनल पार्टीज के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके बाद दो पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल सेम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। द कमीशन प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रूल्स एंड अपडेट्स द वोटर लिस्ट। The Prevent Electoral Fraud Electors Photo Identity Card (EPIC) were introduced in 1993. However, certain legal documents such as ration cards have been allowed for the voting in certain situations. ये जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रूल्स एंड द वोटर लिस्ट को। वो चेक करता है इलेक्टोरल फ्रॉड, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स जिसको EPIC भी कहा जाता है, एंड वो इंट्रोड्यूस होता है इन 1993 पे। अगर आपको वोट देने के समय अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कभी कभी रेशन कार्ड्स को भी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अलाउ करता है। उसके बाद द कमीशन इज एम्पावर्ड टू प्रोहिबिट द डिसमिनेशन और पब्लिकेशन ऑफ वोटिंग ट्रेंड्स दैट सेक टू इन्फ्लुएंस वोटर्स बाय ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स। The Election Commission is responsible for scrutinizing and accepting the applications of the candidates willing to contest in the elections. इसका मतलब आयोग के मतदान के उन रुझानों के प्रसार या प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करना चाहते हैं। चुनाव आयोग चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसके बाद ए पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस of correct or incomplete information is provided in the affidavit, and if or she has been convicted by any court in law in which a jail term of 2 or more years has been awarded. In 2017, the Election Commission supported the case for a lifetime ban on convicted felons from contesting elections in an affidavit filed in the Supreme Court. इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति एफिडेविट्स में सही या अधूरी जानकारी प्रदान करता है और उसे भारत की किसी अदालत के द्वारा दोषी ठहराया गया है जिसमें 2 या अधिक साल की जेल की सजा सुनाई गई है तो उसे चुनाव लड़ने से डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। 2017 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामा में दोषी अपराधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के मामले का समर्थन किया था। इसके बाद The Election Commission sets limits on poll-related expenditure by the candidates during election campaigning. The Commission appoints officers of Indian Revenue Service from the Income Tax Department as election observers. इसका मतलब चुनाव आयोग चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को द्वारा चुनाव संबंधी खर्च की सीमा निर्धारित करता है। एंड द इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस को जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होता है, उनको इलेक्शन के उद्देश्यों से अपॉइंट करता है। द कमीशन टेक्स डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स assignment in a affidavit at the time of submitting the nomination paper, and they are also required to give details of their expenditure within 30 days of the declaration of results. इसका मतलब कैंडिडेट्स असाइनमेंट जमा करते समय एक एफिडेविट में उम्मीदवारों के कारोबार का विवरण लेता है और उन्हें परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने खर्च का विवरण भी देना होता है। इसके बाद द इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर इनेबलिंग वेरियस फंक्शंस सच एज एड्रेसिंग, ग्राइवेनेंस, चेकिंग इलेक्टोरल रूल्स, डिसमेंटेनिंग information on candidates, announcement of results and monitoring of assigned tasks. ये इलेक्शन विभिन्न गतिविधियों के सक्षम करने के लिए वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस,
addressing grievance, checking electoral rolls, dismaintaining information on candidates, ये सब उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वोटिंग। वोटिंग इन इंडिया इज डन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिसको ईवीएम भी कहा जाता है, एंड देयर आर प्रोविजंस फॉर पोस्टल वोटिंग एंड स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द डिसेबल। इसका मतलब भारत में वोट देने का प्रोसेस ईवीएम के थ्रू दिया जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कहा जाता है, और इसमें पोस्टल वोटिंग एंड डिसेबल के लिए विशेष व्यवस्था के प्रावधान है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम were introduced by the Election Commission to reduce malpractices and improve efficiency. The EVMs were first trialed in 1982 in the by-election to Paravur Assembly constituency in Kerala in a limited number of polling stations. इसका मतलब reduce malpractices, जिसका अर्थ होता है कदाचार को कम करने, और improve efficiency, दक्षता में सुधार के लिए चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शुरुआत की गई थी, और ईवीएम मशीन को पहली बार परीक्षण करने के लिए 1982 में पारावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के उपचुनाव में किया गया था, केरल में सीमित संख्या में मतदान केंद्रों पर। नेक्स्ट हम देखेंगे आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग एंड लीगल इंक्वायरीज द कमीशन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस दिस वोटिंग मशीन्स ऑन ए लार्ज स्केल। EVMs are manufactured by two public sector undertakings, Bharat Electronics and Electronics Corporations of India Limited. इसका मतलब सक्सेसफुल टेस्टिंग एंड लीगल इंक्वायरीज के बाद आयोग ने इन वोटिंग मशीन को बड़े पैमाने पर पेश करने का निर्णय लिया, और ये ईवीएम मशीन मैन्युफैक्चर होता है टू कंपनी के द्वारा। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कंपनी के द्वारा ईवीएम मशीन को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT was introduced on a trial basis in a bypoll in September 2013 in Noksen Assembly constituency in Nagaland. इसका मतलब VVPAT, जिसका फुल नेम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, और ये पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड के नॉक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद इट वॉज लेटर यूज्ड इन वेरियस लेजिस्लेटिव इलेक्शंस एंड इन 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2014 इंडियन जनरल इलेक्शन। इसका मतलब बाद में इस VVPAT का उपयोग विभिन्न विधान चुनावों और 2014 के भारतीय आम चुनाव में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। In 2014, none of the above NOTA was also added as an option on the voting machines, which is now a mandatory option to be provided in any election. The specific symbol for NOTA, a ballot paper with a black cross across it, was introduced on 18 September 2015. Photo electoral rolls with photographs of the candidates on the EVMs were first introduced in the 2015 Bihar Legislative Assembly election. इसका मतलब इन 2014 में नॉन ऑफ द एबव, जिसको NOTA भी कहा जाता है, इसको ऐड किया गया है वोटिंग मशीन पे। अब इसको मैंडेटरी ऑप्शन भी बनाया गया है। अभी के समय में एनी इलेक्शन पे NOTA का मैंडेटरी ऑप्शन कर दिया गया है। ये NOTA का सिंबल ब्लैक क्रॉस से बनाया हुआ है, और इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है 18 सितंबर 2015 में। और फोटो इलेक्टोरल रूल्स एंड फोटोग्राफ्स, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है 2015 के बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज एन ओपन हैकाथॉन ऑन जून 3, 2017 encouraging people to attempt hacking of EVMs used by the Commission in various Indian elections. While none of them participated, functioning of the EVM and VVPAT machines were demonstrated in the event. इसका मतलब चुनाव आयोग ने 3 जून 2017 को एक खुला हैकाथॉन आयोजित किया, जिसमें लोगों को विभिन्न भारतीय चुनावों में आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली ईवीएम को हैकिंग का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और हालांकि उनमें से किसी ने भी भाग नहीं लिया। इसके बाद कार्यक्रम में ईवीएम और VVPAT मशीनों का
कार्य प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है। इसके बाद पोस्टल वोटिंग इन इंडिया इज डन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स, जिसको ETPB भी कहा जाता है। बैलेट पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रजिस्टर्ड eligible voters who return the votes by the post. Postal votes are counted first before the counting of votes from the EVM. इसका मतलब भारत में पोस्टल वोटिंग केवल मात्र इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स के द्वारा किया जाता है, जिसको ETPB भी कहा जाता है। इसका मतलब बैलेट पेपर्स एलिजिबल वोटर्स को वितरित किए जाते हैं जो पोस्ट के द्वारा वोट लौटाते हैं, और EVM से वोटों की गिनती से पहले सबसे पहले पोस्टल वोटों की गिनती की जाती है। इसके बाद ओनली सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल आर एलिजिबल टू रजिस्टर एज पोस्टल वोटर्स, एम्प्लॉयज वर्किंग इन द यूनियन आर्म्ड फोर्सेस एंड स्टेट पुलिस एज वेल एज देयर स्पाउसेस एंड दोज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु आर ऑफिशियली पोस्टेड अब्रॉड कैन रजिस्टर फॉर द पोस्टल वोट। केवल मात्र कुछ सर्टेन कैटेगरीज के लोग ही पोस्टल वोटिंग करने का एलिजिबल होता है, और इसके साथ साथ जो आर्म फोर्सेस है और स्टेट पुलिस है, और इसके साथ साथ भारत सरकार के लिए काम करने वाले लोग जो ऑफिशियली तौर पर विदेश में तैनात है, उन लोग या उसका हस्बैंड या वाइफ पोस्टल वोटिंग करने के लिए एलिजिबल होता है। इसके बाद पीपल इन प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन यूज पोस्टल वोट व्हाइल प्रिजनर्स आर नॉट अलाउड टू वोट। The Election Commission of India has granted permission for individuals aged 80 and above and those with physical challenges to cast their votes from their homes. इसका मतलब जिस लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रखा गया है, जिसका मतलब हिरासत में रखा गया है, वो लोग पोस्टल वोटिंग का यूज कर सकता है, जबकि कैदियों को वोट देने की अनुमति नहीं है। भारत के चुनाव आयोग ने एज ऑफ 80 और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को और फिजिकल चैलेंजेस वाले लोगों को अपने घरों से वोट डालने की अनुमति दी है। इसके बाद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिड नॉट हैव डाटा विथ रिगार्ड्स टू डिसेबिलिटीज ऑफ वोटर्स एज ascertained by the RTI application field in 2014. The Election Commission offered sign language support to assist voters with speech and hearing impairment. इसका मतलब भारत के चुनाव आयोग के पास मतदाताओं को डिसेबिलिटीज के संबंध में डाटा नहीं था, जैसा कि 2014 में दायर एक RTI आवेदन द्वारा सुनिश्चित किया गया था, और चुनाव आयोग ने बोलने और सुनने में अक्षम मतदाताओं को सहायता के लिए सांकेतिक भाषा समर्थन की पेशकश की। दोस्तों, आज हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में M लक्ष्मीकांत का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके बोलिएगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।